मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी अजनबी। स्टेशन पर लगे स्पीकर ने जैसे ही ट्रेन के आने का ऐलान किया, ऊँघता हुआ प्लेटफॉर्म अचानक जाग गया। मेरे बगल की बेंच पर बैठी हरी कांजीवरम साड़ी पहने महिला अपनी 2 साल की बेटी को जूते पहनाने लगी। अब तक प्लेटफॉर्म पर बेमकसद भटक रहे नीली कमीज वाले सज्जन अपने परिवार के साथ आकर खड़े हो गए और फोन पर घंटे भर से गपिया रही घुंघराले बालों वाली वो लड़की फोन रखकर सावधान की मुद्रा में आ गई। बस मैं ही रॉट आयरन वाली उस बेंच पर बैठी रही। मुझे छोड़ने आया बाला पहले से ही परेशान था, अब तो और भी खींच गया था। वो बार बार बेबसी से मेरी तरफ देख रहा था, जैसे ऐसा करके वो मुझको रोक लेगा। मैंने उसके हाथ से पानी की बोतल लेते हुए कहा, स्टॉप इट बाला, यू स्टॉप इट। तुम तो भाग जाएगा, पर अंकल को तो मुझे फेस करना पड़ेगा ना, क्या बोलेगा मैं उसको। बाला झल्ला कर बोला तो मुझे भी गुस्सा आ गया। डोंट ट्राई टू बी माई फादर बाला, कोई ऑप्शन है मेरे पास। मैंने गुस्से से कहा तो बाला कुछ कहते कहते रुक गया। जानता था कि मुझे और छेड़ा तो मैं नाराज हो जाऊंगी। ऐसे मौकों पर जब मुझे उदास होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, मैं अक्सर गुस्सा हो जाती हूँ। अपनी भावनाओं को जाहिर करने का शायद यही एक रास्ता मुझे समझ आता है। बाला हाथ बांधकर दूसरी तरफ देखने लगा और मैंने गुस्से पर काबू पाने के लिए बगल में रखा तेलुगु अखबार खोल लिया। हालांकि तेलुगु का एक शब्द भी मैं पढ़ नहीं पाती थी। प्लेटफॉर्म की चहल पहल और अखबार में छपी तस्वीरें भी जब मेरा ध्यान नहीं भटका पाई तो पर्स से डायरी निकाल ली और बेमकसद उसके पन्ने पलटने लगी। डायरी पुरानी थी, पन्ने पीले पड़ गए थे, सिवन उधड़ गई थी। एक अजीब सा रिश्ता था इस डायरी से मेरा। इसमें चिपकी हुई अधूरी तस्वीरें, टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखी कुछ बेतरतीब बातें मुझे सुकून भी देती थीं और उतना ही दर्द भी। मैंने पढ़ना शुरू किया। अगस्त 1998। डियर डायरी, अम्मी इज माई बेस्ट फ्रेंड and you are also my best friend. Thank you diary, thank you अम्मी। नवंबर 1998। Dear Tooth Fairy, मैंने अपना टूथ मैंगो टेरी के नीचे के पास छिपा दिया है। अम्मी ने कहा अब आप टूथ के बदले मेरे को साइकिल दोगे, है ना। दिसंबर 1998। डियर अब्बू, मैं आपसे कट्टी हूं। मैंने आपका चश्मा तोड़ा भी नहीं, फिर भी आपने मुझको डांटा। जून 2004। डियर अम्मी, आई हेट यू। डायरी में इसके बाद के शब्द मैंने पेन से काट दिए थे, पर वो हर्फ आज 13 साल बाद भी ज्यों के त्यों मेरे जहन से चिपके हुए थे। आंखें भर ना आए इस डर से मैंने डायरी बंद कर दी। एक्सक्यूज मी, कांचीपुरम की ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी क्या? तभी एक आवाज सुनकर मैंने सर उठाया। पीठ पर भारी भरकम बैकपैक टांगे, गले में कैमरा लटकाए, बिखरे बालों और अस्त व्यस्त कपड़ों में एक लड़का सामने खड़ा था। यहां पर इंफॉर्मेशन सेंटर का बोर्ड लगा दिख रहा है आपको? मैंने झल्ला कर कहा तो वो थोड़ा झेप गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, बाला ने मेरी बाजू पकड़कर मुझे चुप रहने का इशारा किया और उस लड़के से बोला, यस यहीं आएगा, थैंक यू सर। लड़के ने मीठी मुस्कान से बाला को देखा, फिर मेरी ओर मुड़ा और पानी की बोतल मेरी तरफ बढ़ा के बोला, पानी पी लीजिए, यूल फील बेटर। मैंने घूर कर उसे देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान में न व्यंग था, न शरारत, न कोई मिलावट। चेहरे पर बनावटी मुस्कान लपेटे लोगों से निपटना खूब आता था मुझे, लेकिन ये जो असली वाली स्माइल होती है ना, ये कमबख्त मुझे कंफ्यूज कर जाती है। खैर, मुझे कुछ कहने या कुछ करने के धर्म संकट से उबारने के लिए ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी थी। जब चढ़ने वालों की भीड़ कम हो गई तो बाला ने मेरा बैग उठाया। मैंने उसके हाथ से करीब करीब अपना बैग छीन लिया और ट्रेन की तरफ बढ़ गई। मेरा बोझ कोई और उठाए, मुझे इसकी आदत नहीं है और ये आदत मैं डालना चाहती भी नहीं। बाला अपने कंधे उचकाकर मेरे साथ चल दिया। पूरी दुनिया में बस यही बाला मेरा अकेला दोस्त था। वो न होता तो शायद इस शहर में मेरा गुजारा ही नहीं हो पाता।
मुझे ये शहर, यहाँ का खाना, यहाँ की हवा, यहाँ का मौसम, यहाँ के लोग, यहाँ की भाषा, यहाँ का सब कुछ नापसंद था, अब भी है। पर बाला का कुछ और ही मानना है। इट्स नॉट अबाउट द सिटी, तुमको तो पूरे वर्ल्ड से प्रॉब्लम है, वो कहता है। तो क्या नहीं होनी चाहिए मुझे दुनिया से प्रॉब्लम, इस स्वार्थी दुनिया से जिसमें लोग सिर्फ अपनी खुशी, अपनी सुविधा के बारे में सोचते हैं। अब्बू और उनकी पत्नी को ही ले लीजिए, रिटायर होने के पहले सर का बोझ उतार देना है, बस इसीलिए शादी कर देना चाहते हैं मेरी। कितना आसान है ना एक अनजान इंसान के हाथों में अपनी जिंदगी की डोर सौंप देना। यही तो होता है शादियों में। 30-40 रिश्तेदार होते हैं जिनकी नजरें दूल्हा दुल्हन को छोड़कर बाकी सब लड़के लड़कियों को तोल रही होती हैं, क्योंकि आपके बाद उनको अपनी मौसी के, मामा के, चाचा के या फूफा के बेटा बेटी के लिए कोई मुर्गा ढूंढना होता है। 200-400 मेहमान होते हैं जिनको आपसे ज्यादा खाने के मेन्यू में इंटरेस्ट होता है कि बहन जी गोलगप्पे वाला काउंटर जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, दम गोश्त तो बड़ा स्वाद है भाई, डेजर्ट में कुछ खास मजा नहीं है। अंसारी जी के बेटे की शादी में ज्यादा ऑप्शन थे नहीं है? बचे दूल्हा दुल्हन जो सर्कस के जोकर की तरह कैमरामैन को पोज देने में हलकान हुए जाते हैं। बस एक दिन का तमाशा होता है सारा, उसके बाद पूरी जिंदगी लड़ते रहो, एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते रहो। ये सब जानते हुए भी अब्बू मेरी शादी के पीछे पड़े हुए थे। चुपचाप लड़के से मिल ले, इस बार कोई बहाना नहीं सुनूंगा मैं। वो हर दूसरे दिन किसी न किसी लड़के का फोटो ला के सामने रख देते थे। चिंता के कारण नहीं, लेकिन अपनी बेटी का रास्ता साफ हो जाए, इसलिए अब्बू की पत्नी इसी जून में मुझको किसी के साथ भी बांध के घर से खदेड़ देने को तैयार थी। पर मैंने साफ कह दिया, मिलके क्या होगा अब्बू, लोगों के माथे पे थोड़े लिखा होता है कि वो आपको धोखा देंगे, मुझे शादी करनी नहीं है। मैंने कहा तो अब्बू नाराज हो गए, बोले हर शादी में प्रॉब्लम हो ये जरूरी नहीं है, शादी के बाद अक्सर प्यार हो जाता है भाई। बहुत कन्विक्शन के साथ तो नहीं, लेकिन उम्मीद के साथ पापा ने यह बात मुझसे कही थी। प्यार ही हो जाता है तो अब्बू ने अम्मी के होते हुए परवीन आंटी से क्यों शादी की? और अम्मी प्यार तो करती होंगी ना अपने शौहर से। अब्बू और उनकी दूसरी पत्नी के बीच भी ऐसा कोई प्यार तो नहीं दिखता मुझको। नहीं, मुझे इन शादियों पे भरोसा नहीं है। और प्यार बस यही एक चीज है जो मैं नहीं करना चाहती। प्यार है ही नहीं मेरे अंदर और कभी आ भी नहीं सकता। और बिना प्यार के शादी कर लूं, वैसी शादी जैसी अम्मी अब्बू ने की थी, ये मुझसे नहीं हो सकता। इसीलिए घर से भाग आई थी। 31, 32, 33, 34, ये रहा तुम्हारा सीट, लोअर बर्थ। बाला की आवाज ने मुझे दुनिया से लाकर ट्रेन के डब्बे में पटक दिया, जहां मुझे अगले 9 घंटे 45 मिनट बिताने थे। बताना भूल गई थी शायद, जो चीजें मुझे नापसंद है उनमें ये रेलगाड़ियां भी हैं। मेरा सर घूमता है भाई ट्रेन के सफर में। जिन उजाड़, वीरान, बंजर रास्तों से होकर ट्रेनें गुजरती हैं वो भी मुझे नापसंद है, और ये ट्रेनों में मिलने वाले पैसेंजर्स भी, वो जो अपना सफर काटने के लिए जबरदस्ती की दोस्ती गांठने की कोशिश करते हैं। ऑल सेल्फिश। शुक्र है कि इस वक्त इस कंपार्टमेंट में मेरे अलावा कोई नहीं था। मैंने अपना बैग सीट के नीचे डाला और प्लेटफॉर्म की तरफ देखने लगी। चेक वाली शर्ट और जीन्स पहने लड़के को विदा करते हुए एक औरत जार जार रोए जा रही थी। मां होगी शायद उसकी। कितने अजीब होते हैं ये रेलवे स्टेशन। किसी से मिलने की खुशी, किसी अपने से विदा होने की तकलीफ, किसी के इंतजार में टकटकी लगाए आंखें, एक ही जगह पे कितना कुछ दिख जाता है। मैं तब तक उस परिवार को देखती रही जब तक वो लड़का ट्रेन में चढ़ नहीं गया। कहां जा रही हो ये तो बता दो कम से कम। पिछले 3 घंटे में बाला ने तीसरी बार ये सवाल पूछा था। मैंने खींच के कहा, तुम अभी तक यहीं हो, गो ना हो। बताया ना, जब मुझे उदास या दुखी होना चाहिए मैं गुस्सा हो जाती हूं। बाला उठ खड़ा हुआ, बोला, यू आर इम्पॉसिबल, ओके, हैव अ सेफ जर्नी, और ट्रेन से उतर गया। ट्रेन ने सीटी दी और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से सरकने लगी। घर से भाग रही हो? ट्रेन की धड़क धड़क के बीच ऊपर वाली सीट से आई आवाज सुनकर मैंने हैरानी से ऊपर देखा। किताब के पन्नों के पीछे से झांकता हुआ ये वही चेहरा था जिसे अब से थोड़ी देर पहले मैं प्लेटफॉर्म पे डपट चुकी थी।
उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मुझे इस बार वाकई गुस्सा आ गया। बकवास बंद कीजिए आप, मैंने कहा। सबको एक बार घर से जरूर भागना चाहिए, वरना दुनिया को अपनी नजर से देखने का मौका ही नहीं मिलता। वो बेतकल्लुफी से बोला जैसे 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 हम बरसों पुराने दोस्त हों, और ऊपर की सीट से कूद कर नीचे आ गया। मेरा दिल कर रहा था उसको एक तमाचा लगा दूं। एक तो इसलिए कि बिना जान पहचान के इतनी बेतकल्लुफी दिखाने वाले लोग मुझको सख्त नापसंद हैं, और दूसरा ये कि बिना इजाजत के वो मेरी स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहा था। वो लड़का इस बीच मेरे सामने वाली सीट पे आके बैठ चुका था। उसने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए आगे हाथ बढ़ाया और बोला, आई एम अरहान। तो कितना लंबा साथ है हमारा? मैं कांचीपुरम जा रहा हूं, आप? नॉट इंटरेस्टेड, मैंने रूखेपन से कहा। वैसे भी इस वक्त मुझे खुद भी कहां पता था कि मुझे कहां जाना है। खैर, मेरी बात सुनकर उसने बढ़ाने के लिए मिलाया हुआ अपना हाथ वापस खींच लिया और मुस्कुरा के बोला, ओ तो आप उन लोगों में से हैं। मैंने तीखी नजरों से उसको देखा और वो मुस्कुराकर चुप हो गया। मेरा खून खौल गया। मतलब क्या इसका? किन लोगों में से हूं? और ये होता कौन है मुझको जज करने वाला? इधर मैं गुस्से में उबल रही थी और वो बच्चा गोद में लिए उस औरत का सामान संभालने में लग गया था जो अभी अभी हमारे कंपार्टमेंट में चढ़ी थी। ट्रेन एक छोटे गांव के पास से गुजर रही थी। नारियल के पेड़ों से घिरे छोटे छोटे घर, खेतों के बीच से जाती पतली पगडंडियां, उनकी मेड़ों पर चढ़ते जानवर, कितना कुछ था बाहर जो मुझे अच्छा लगना चाहिए था, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। चाय लेंगी? अरहान की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। मैंने मुड़कर देखा तो वो कोच अटेंडेंट के हाथ से चाय का जग और डिस्पोजेबल ग्लास ले चुका था। ले लीजिए, चाय के लिए मना करने वालों को पाप लगता है। वो शरारत से मुस्कुराया। कुछ अजीब सा आकर्षण था उस मुस्कान में कि मेरे हाथ चाय का कप लेने को खुद बढ़ गए। ट्रेन की स्पीड कम होने लगी थी। शायद कोई स्टेशन आ रहा था। प्लेटफॉर्म पे लगे बोर्ड पर मैंने स्टेशन का नाम पढ़ने की कोशिश की, वेंकट नरसिम्हा राजू वारीपेटा। कई बार कोशिश करने के बाद जाकर मैं किसी तरह स्टेशन का पूरा नाम पढ़ पाई। क्या सोच के रखा होगा लोगों ने इतना बड़ा नाम? मुझे हंसी आ गई। तभी मैजेंटा रंग की साड़ी पहने ट्रेन से उतरती एक औरत को देखकर मैं चौंकी। चाय का कप मेरे हाथ से गिर गया। मैं बदहवास ट्रेन से बाहर की ओर भागी और पागलों की तरह प्लेटफॉर्म पर उस औरत को ढूंढने लगी। चेहरा अच्छे से देखा नहीं था मैंने, लेकिन वो औरत अम्मी के सिवा और कोई नहीं थी। 13 साल में इतनी थोड़े ही बदल जाएंगी कि मैं, उनकी अपनी बेटी, उनको पहचान न पाऊं। दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला हिस्सा। उम्मीद है आपको मेरी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी ये कहानी अजनबी पार्ट 1 पसंद आई होगी। रेलवे स्टेशन पर दिखी ये औरत क्या वाकई सफिया की अम्मी है? एक अनजान स्टेशन पर उतरकर कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ जाएगी सफिया, या यहां से शुरू होगा उसकी जिंदगी का कोई खूबसूरत सफर? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला हिस्सा, अजनबी पार्ट 2।